नमस्कार, गुड इवनिंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं आपका टीचर मनीष और आज हम लोग बेसिक सी बात करेंगे। बेसिक की बात करेंगे क्योंकि मुझे ऐसा लगा क्यों ना कुछ बातें ऐसी हो जाएं जो हमारे लैंग्वेज का जो ओरिजिन है उस पे बात हो। लैंग्वेज का ओरिजिन इन द सेंस हम कह सकते हैं कि लैंग्वेज का डेफिनेशन अगर हम देखें तो हम लोगों ने बचपन से ही पढ़ा है। लैंग्वेज यानी भाषा। भाषा वह माध्यम है जिससे हम अपने मन के भाव को, विचारों को सामने वाले के सामने में बोलकर अथवा लिख कर प्रकट करते हैं। मतलब लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज लैंग्वेज इज ए मीडियम through which we express our thoughts, our emotions among other, among each other। ये लैंग्वेज जो है वो एक मीडियम है। लैंग्वेज इज अ मीडियम यानी माध्यम है। अब दुनिया में कई सारी भाषाएं हैं, जैसे इंग्लिश है, हिंदी है, उर्दू है, मैथिली है, मराठी है ना। मतलब सारे भाषाएं हैं। और एक ख़ास बात है कि लैंग्वेज का आपको ग्रामर आपको होगा। अगर उस भाषा का अगर ग्रामर नहीं है या व्याकरण नहीं है तो फिर वह भाषा नहीं कहलाएगी, वह बोली कहलाएगी, है ना। तो हम लोगों ने देखा है कि बोली भी जो है होती है, ठीक है, लेकिन उसका कोई ग्रामर नहीं होता। खैर, हम लोग लैंग्वेज पे वापस आए तो लैंग्वेज जो है वह एक मीडियम है। तो ऐसा माना जाता है कि जब पुराने समय में जब भाषा का विकास नहीं हुआ था तो लोग जो है सो अपनी बातों को किसी न किसी माध्यम से तो एक दूसरे को कहते होंगे। और जहाँ तक अगर हम देखें सिविलाइजेशन की बात करें तो हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो कुछ मूर्तियाँ मिली हैं, कुछ अवशेष मिले हैं, उसमें कुछ चिन्ह, कुछ प्रतीक, सिंबल्स वगैरह सब बने हुए हैं। ऐसा हम मान सकते हैं कि उस काल में भी जो है कोई न कोई भाषा ज़रूर ज़रूर रही होगी। और उस समय की जो मिली हुई पांडुलिपि है उसे वैज्ञानिक जो है समझने का प्रयास कर रहे हैं। फिर बढ़ते हैं वैदिक काल में। चूँकि हम भारत में रहते हैं तो भारत के परिप्रेक्ष्य समझना भी जो है ज़रूरी है। और फिर इंग्लैंड के परिप्रेक्ष्य से भी समझेंगे कि इंग्लिश का ओरिजिन जो है वो कैसे हुआ। इसमें जो है सो कौन-कौन से देशों ने इसमें अपना जो है योगदान दिया, कौन से देश से कौन से वर्ड्स को लिया गया, और देखेंगे। इंग्लिश के बात में मैं आपको बता दूं कि दोज हु आर इन पावर विल इम्पोज देयर लैंग्वेज अमंग पीपल। तो इंग्लिश के साथ भी वही हुआ। खैर, ये दूसरी बात है, हम लोग इस पर चर्चा कभी बाद में करेंगे। अभी हम लोग इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से भाषा को समझने की कोशिश करते हैं पहले, फिर हम लोग वेस्टर्न पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे। तो इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से भाषा, जब वैदिक काल हुआ तो उसमें जो है वेदों की रचना हुई। उसमें बहुत सारे हस्तलिखित मनुस्मृति कहें, है ना, स्क्रिप्ट वगैरह सबकी रचना जो है हम लोगों को देखने को मिलती है। और वो उस समय जो है सो
वाचन करके जो है उसमें भी जो है लोग बोलते थे, तो पत्तों पे या किसी लकड़ी के टुकड़ों पे, है ना, फिर लिखने का प्रचलन हुआ धीरे धीरे। और ऐसा माना जाता है जो पहला जो प्राकृतिक जो भाषा है, जो नेचुरली जो है सो हमारे अंदर से निकला होगा, वह स्वर है ना। स्वर जो भाषाएं हैं, सॉरी, स्वर जो ये है स्वर जो हैं, जैसे अ आ ई उ ए ऐ वगैरह, सबसे पहले जो रचना हुई होगी वह स्वरों की हुई होगी। स्वर के बाद फिर व्यंजन की रचना हुई, व्यंजन को स्वर से फिर उसको मिलाने के बाद जो है व्यंजनों की रचना हुई। तो भारतीय परिप्रेक्ष्य में हम अगर देखें तो इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो ये हमारा नेटिव लैंग्वेज, मतलब ये हमारा मातृभाषा नहीं है। और एज एन इंडियन, या यूँ कहें तो एक बिहारी के तौर पे भी, या एक इंडियन के तौर पे भी, एक भारतीय होने के नाते हम लोगों ने इसे जो है सो एक विदेश की भाषा के रूप में इसे देखा है। और विदेश की भाषा इन द सेंस कि हम लोग ट्रांसलेशन बनाते हैं, है ना, कि डॉक्टर के पहुंचने से पहले ही मरीज़ मर चुका था, जैसे उसके पहुंचने से पहले ही रेलगाड़ी जा चुकी थी। हम लोग को बचपन से ही जो है सो टेंस का और वॉइस का, नरेशन का, और ख़ासकर जो है ये ट्रांसलेशन का जो है बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस कराया जाता है ना। और वो हिंदी से इंग्लिश में जो है हम लोग उसको ट्रांसलेट करते हैं। तो हमारा जो माइंड का फ्रेम जो बना हुआ है, वो इंग्लिश का जो इंग्लिश बोलने का जो तरीका जो है, वो पहले हम लोग हिंदी में सोचते हैं, फिर उसको इंग्लिश में बोलने का कोशिश करते हैं। तो पहला पॉइंट तो हमारा ये है कि हमारा जो फ्रेम ऑफ माइंड है, हमारा फ्रेम ऑफ माइंड वही जो है वो क्या है, जिस जो लैंग्वेज हम बचपन से सीखते आ रहे हैं, बोलते आ रहे हैं। जैसे हम लोग मिथिला रीजन में रहते हैं, यहाँ मैथिली जो है लोग बोलते हैं। तो बचपन से ही जो है मैथिली बोलने का जो है यहाँ पे एक कल्चर है। तो हम सब बचपन से ही हम सब घरे में जे छै से मैथिली में बात करै छियै। लेकिन जखन बात अबै छै अंग्रेजी बाजै के लेल, तऽ फेर मैथिलीसँ इंग्लिश में जेनाइ, या मैथिली से हिंदी जेनाइ, या हिंदी से फिर अंग्रेजी में जेनाइ कनी कठिन लागै छै। तो माय पॉइंट इज़ दैट कि हमें करना क्या है कि जो हमारा जो मातृभाषा है ना, और इंग्लिश के बीच जो है एक ब्रिज बनाना बहुत ज़रूरी है, एक पुल जो है वो बनाना बहुत ज़रूरी है। तो इस पुल पे अगर हम काम कर ले तो हमारा जर्नी जो है इंग्लिश की ओर वो बहुत आसान हो जाएगा, है ना। तो वो पुल बनाने का काम मेरा है, और वो मैं आपको बनवाऊंगा। वो तो करना क्या है मैंने वो आपको बताया है कि हमारे जो लैंग्वेज जो हम बचपन से बोलते आ रहे हैं, उससे जो है इंग्लिश का जो है, क्योंकि हमारे आसपास के लोग सब उसी भाषा में बात करते, इंटरेक्ट करते हैं। और भाषा का क्या है, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप बोलेंगे लोगों से, उतना जो है आपका फ्लुएंसी जो है, स्पोकन जो है वो आपका अच्छा होगा। लेकिन होता क्या है कि हमारा ग्रामर बहुत अच्छा रहता है, हम लिख भी लेते हैं, लेकिन व्हेन वी सपोज टू स्पीक इंग्लिश, देन वी डू लॉट ऑफ फंबल। हम लोग फंबल करते हैं, और वी कैन नॉट आर्टिकुलेट गुड इंग्लिश। और उस समय हम सोचने लग जाते हैं कि हम क्या बोलें। जैसे हमने बोला कि कोई ट्रांसलेशन बना करके जो है इंग्लिश को सीखता है, तो उस समय जो है वो मन में ट्रांसलेट करना शुरू कर देगा। अच्छा, आई हैव बीन ईटिंग, ओके, आई हैव ईटन, है ना, मैं खा चुका हूँ। अच्छा, तो उस समय जो है सो मोमेंट जो है वो ऐसे चुटकियों में चला जाता है। तो हीट ऑफ द मोमेंट में, सॉरी, जब हम बात कर रहे होते हैं उस समय जो है वो टेंशन बिल्ड नहीं हो पाता है, वो बात नहीं हो पाती है जो हम
जो फॉर्म, जो हम लैंग्वेज, हम जिस भाषा को अच्छी तरीके से जानते हैं, उस भाषा में अगर हम टॉक करते हैं, बात करते हैं, तो जैसे हम वहाँ पे अच्छी तरीके से अपने भाव को प्रकट कर पाते हैं, तो वो नहीं हो पाता है। तो इसके लिए जो है पहला पहला बात ये है कि LSRW का जो है एक नियम जो है हमें पता होना चाहिए। LSRW, है ना? इसको याद रखने का तरीका है लेडी श्री राम, लेडी श्री राम, है ना? लेडी श्री राम ऐसे याद रखिएगा, ऐसे आपको याद रहेगा। लेडी श्री राम कॉलेज जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक कॉलेज है ना? तो लेडी श्री राम। एल से होता है लिसन, एल से होता है लिसन। एस से होता है स्पीक। आर से होता है रीड। और डब्लू से होता है राइट। तो ये LSRW का जो फार्मूला जो है, वो किसी भी लैंग्वेज को सीखने में हम अप्लाई अगर हम करते हैं, तो वो बहुत जल्दी जो है हम उस चीज़ को सीख जाते हैं। जैसे L फॉर लिसन, हम देखें कि कोई अच्छा इंग्लिश बोलता है, या अखबार में, सॉरी, किसी न्यूज़ चैनल पे या रेडियो पे ही, विविध भारती पे ही एक अंग्रेजी बुलेटिन पहले आती थी। अब तो हम लोग जो है सो रेडियो सुनते नहीं हैं, तो यूट्यूब पे ही, चाहे कोई ऐसा चीज़ जो इंग्लिश में हो, तो उसको हम सुनने का प्रयास करें। जब सुने तो हम वैसा बोलने का प्रयास करें। जब बोल लिए तो फिर पढ़ने का प्रयास करें, रीड, है ना? जब रीड कर लिए तो लिखने का प्रयास, है ना? तो इस तरीके से हम लैंग्वेज को जो है हम सीख लेंगे, किसी भी लैंग्वेज को जो है हम सीख लेंगे। और सबसे अच्छा है कि इंग्लिश अखबार को उठाएंगे, उसमें कोई आर्टिकल जो है वो पढ़ने का कोशिश करेंगे, और इंग्लिश अखबार में जो है संपादक जो है उसको पूरा एडिट करके डालते हैं, और उसमें अच्छे अच्छे इंग्लिश का वोकेबलरीज जो है उसमें जो है सो बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, जो रोज़मर्रा में जो है आप यूज कर सकते हैं। कभी आपने शशि थरूर का जो है इंग्लिश सुना होगा। शशि थरूर का इंग्लिश जो है बहुत ही अच्छा है, और वो ऐसे ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं जो हमारे रोज़मर्रा के जीवन में ज़्यादातर यूज नहीं किया जाता है, जो बिल्कुल कभी नहीं सुने हुए होते हैं, वैसा वो वर्ड यूज करते हैं। तो उनका इंग्लिश जो है बहुत ही अच्छा है, शशि थरूर का, कांग्रेस के नेता हैं, और मैं उनके इंग्लिश का मैं फ़ैन हूँ। खैर, हम आते हैं फिर अपने पॉइंट पे। तो उन्होंने भी जो है क्या किया होगा, उन्होंने भी बहुत पढ़ाई करी होगी, उनको वो माहौल मिला होगा, वो बाहर गए थे पढ़ने के लिए, बहुत कम एज में ही बाहर चले गए थे, फिर यहाँ आए, उनको पूरा जो है सो इन्वायरमेंट जो वही मिला, कल्चर उनको वही मिला, तो वो जो है सो कर सकते हैं। लेकिन हम लोग इंग्लिश कैसे सीखें? तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, एक ग्रुप बना करके जो है, अगर ग्रुप ऐसा है एक दो लोगों का, है ना, वो आपस में बात करें। एक आदमी जो है वॉच करने वाला होगा कि क्या बात कर रहे हैं, इनके नहीं बात कर रहे हैं, किस चीज़ को जो है आप बार बार रिपीट कर रहे हैं, किस वर्ड पे जो है आप बार बार फोर्स कर रहे हैं, है ना? तो एक ऑब्जर्वर होना ज़रूरी है। खैर, ये तो एडवांस लेवल की बात है। बिगिनर्स के तौर पे जो है पहले तो आपको सुनना है, बोलना है, फिर रीड करना है, फिर आपको राइट करना है। LSRW, लेडी श्री राम, है ना? जय श्री राम। तो इस तरीके से जो है हम किसी भी लैंग्वेज को हम सीख सकते हैं, चाहे हिंदी हो, चाहे स्पेनिश हो, चाहे जापानीज हो, चाहे मराठी हो, है ना? किसी भी लैंग्वेज को हम सीख सकते हैं, है ना? तो इसमें ज़्यादा कुछ और बताने वाला नहीं है। और फिर आए लैंग्वेज पे, तो लैंग्वेज जो था वो एक मीडियम है ही, है ना? तो हम लोगों ने बचपन से ही पढ़ा है कि लैंग्वेज जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लैंग्वेज, है। एक होता है ओरल लैंग्वेज, एक होता है रिटन लैंग्वेज, एक होता है सिम्बॉलिक। ओरल मतलब मौखिक भाषा, रिटन मतलब लिखित भाषा, और सिम्बॉलिक मतलब सांकेतिक भाषा। देखिए, ग्रामर जो है आपको ओरल का भी है, ग्रामर जो है आपको रिटन का भी है, और ग्रामर जो है आपको सांकेतिक का भी है। अगर कभी कोई पूछे कि अच्छा ये बताइए कि क्या ओरल भाषा का ग्रामर होगा? बिल्कुल होगा, वो लैंग्वेज है, उसका ग्रामर होगा ही। कोई जैसे मूक बधिर होते हैं, जो बहरे होते हैं, गूंगे होते हैं, उनके लिए जो है एक साइन लैंग्वेज यूज किया जाता है। तो उनमें जैसे कि साइन लैंग्वेज में जो है उसमें सॉरी बोलते हैं, ऐसे सॉरी ऐसे बोलते हैं। तो ये भी क्या है, एक नियम है। तो जहाँ नियम आ गया मतलब वहाँ ग्रामर आ गया। तो
तो मतलब क्या है कि सांकेतिक भाषा का भी क्या है, ग्रामर होता है, और रिटन का भी ग्रामर है, ओरल का भी ग्रामर है, सब ग्रामर के अंतर्गत ही आता है। तो ये तो खैर कंसेप्चुअल बात थी, कॉन्सेप्ट वाली बात थी। तो इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में अब हम लोग अब इंग्लिश की बात ये है कि इंग्लिश बहुत ही अतरंगी भाषा पता चलती है कि बहुत ही अतरंगी भाषा है। PUT पुट, CUT कट, है ना। तो ऐसा ऐसा है ना। कोई कोई वर्ड जो है साइलेंट रहता है, कोई वर्ड जो है सो कुछ रहता है, कोई किसी वर्ड को स्पेलिंग जो है लॉटिनेंट होता है लेकिन पढ़ते हैं लेफ्टिनेंट, है ना। तो ये सब जो है इंग्लिश में जो है सो चैलेंजेस आते हैं। वो इसीलिए आते हैं क्योंकि ये ओरिजिन जो है, जब हम ओरिजिन पढ़ेंगे, इंग्लिश लैंग्वेज का ओरिजिन पढ़ेंगे, जब हम इसके हिस्ट्री में जाएंगे, किसी और क्लास में जाएंगे, तो हम जानेंगे कि इसका जो है इंग्लिश जो है आज हमारे सामने में जो आया है वो ऐसा इंग्लिश जो है क्यों आया है, कैसे आया है। क्योंकि इंग्लिश का जो इनिशियल जब इंग्लिश जब अपने शुरुआती दिनों में था, तो वो इस तरीके का भाषा बिल्कुल नहीं था, बहुत ही क्लिष्ट हुआ करता था, बहुत ही मुश्किल हुआ करता था। लेकिन आज हमारे सामने में जो है उसका बहुत ही बेसिक सिंपल फॉर्म जो है, जो सबके लिए सुलभ है ना, वो आ गया है। तो इंग्लिश को समझने के लिए हमें क्या समझने होंगे सर? जैसे कि पता ही है कि इसमें 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं। ये सब क्या है? ये सब साउंड्स हैं। दीज आर ऑल साउंड्स। जैसे कि इसमें वॉवेल्स होते हैं, कॉन्सोनेंट्स होते हैं, सेमी वॉवेल्स होते हैं। तो वॉवेल्स जो है वो A E I O U को ही कहा गया है, और बाकी सबको किसी नहीं कहा गया है। अब आपसे ये मैं सवाल करता हूँ कि बताइए कि वॉवेल जो है A E I O U के अलावा, A E I O U के अलावा और किसी को क्यों नहीं कहा गया? बहुत बच्चों को पता होगा, बहुत लोगों को पता होगा, लेकिन मैं आपको एक बार याद दिला दूं। चूँकि हमारा यह जो A E I O U का निर्धारण जो है ये वॉवेल में होगा, इसीलिए है ऑन द बेसिस ऑफ द आर्टिकुलेशन। जब ये आर्टिकुलेट होता है, जब हम इसका उच्चारण करते हैं, तो हमारे हृदय से जो है, हमारे गले से जो है आवाज़ जो है सीधा निकल के बाहर निकल जाती है। मुंह में कहीं पे और कहीं पे टच नहीं करती है, कहीं पे और इसका फ्रिक्शन मुंह में कहीं नहीं होता है। जैसे अगर आप मेरे साथ अगर आप बोलिएगा तो बोलिएंगे A E I O U, लेकिन यही ए के बाद बी आता है, बी होंठ जो है सट गया, सी जो तालू पे जो है सो जीभ टच हो गया, डी तालू से थोड़ा पीछे टच हुआ, ई कहीं टच नहीं हुआ, सीधा वॉइस जो है गले से बाहर निकल गया। तो इस आधार पे जो है हमने इसको बांटा है कि ऑन द बेसिस ऑफ द आर्टिकुलेशन, है ना। A E I O U को हमने A E I O U वोवेल के तौर पे रखा हुआ है ना। तो कोई आपसे अब कोई पूछेगा कि ऐसा क्यों हुआ, तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर आर्टिकुलेशन, है ना। ये डायफ्राम से आवाज़ सीधा बाहर जो है गले से होते हुए निकल जाती है, हवा जो है सीधा बाहर निकल जाती है। आप खुद भी प्रैक्टिस करके देख सकते हैं, A E I O U इस तरीके से। फिर सभी वॉवेल्स है या सेमी वॉवेल्स। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो है सो किसी भी, जैसे किसी घर को बनाने के लिए एक एक ईंटा का, एक एक ईंटे की ज़रूरत होती है, उसी प्रकार से इंग्लिश को पढ़ने के लिए इन अल्फ़ाबेट्स की ज़रूरत होती है। इसी अल्फ़ाबेट्स से जो है सो वर्ड्स बनते हैं, और इन्हीं वर्ड्स से जो है वो सेंटेंसेस बनते हैं, सेंटेंसेस, है ना। सेंटेंसेस भी जो है आपको प्रयोग के आधार पे अलग होता है, रचना के आधार पे अलग होता है, आकार के आधार पे अलग होता है। प्रयोग के आधार पे ऑन द बेसिस ऑफ देयर यूज जो होता है वो अफर्मेटिव होता है, इंटरोगेटिव होता है, इम्परेटिव होता है, एक्सक्लामेटरी होता है, ऑप्टेटिव होता है ना। स्ट्रक्चर के आधार पे सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है। और साइज़ के आधार पे मेजर सेंटेंस होता है और माइनर सेंटेंस होता है। खैर, तो ये सब जो है डिटेल्ड वे में जो है सो फिर कभी बात करेंगे। तो कहने का उसके बाद जो है सो सारे जो सेंटेंस में जो भी आपको वर्ड्स आए हैं, है ना, जैसे कि आई एम टीचिंग इंग्लिश, तो आई एम टीचिंग इंग्लिश, ये आई क्या है इसमें, एम क्या है, आई एम
टीचिंग इंग्लिश। आई एम टीचिंग इंग्लिश एक सेंटेंस है। अब हम देखेंगे कि ये आई क्या है, एम क्या है, टीचिंग क्या है, इंग्लिश क्या है। इस चीज़ को समझने के लिए फिर आता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या आता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच आता है ना। पार्ट्स ऑफ स्पीच है ना, इसमें नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, डिटर्मिनर्स, है ना, ये सब उसमें आते हैं कि कौन क्या है। ठीक है, तो कभी भी सब्जेक्ट जो होता है वो नॉन या प्रोनाउन होता है। ठीक है, खैर, तो कहने का मतलब ये है कि सेंटेंस में जो वर्ड्स आते हैं उसको समझने के लिए हम लोग जो है सो पार्ट्स ऑफ स्पीच का हम प्रयोग करते हैं, में देखते हैं। ठीक है, और किसी न किसी का समय में तो कुछ वो काम हुआ होगा, वो चीज़ हुआ होगा, उसको समझने के लिए फिर टेंस पढ़ते हैं। टेंस 3 होते हैं, आपको पता ही है। ठीक है, और चीज़ों को डायरेक्ट कहना, इनडायरेक्ट कहना, है ना, वो आपको नरेशन में, आपको वॉइस में जो है आपको वो चीज़ आ जाता है। ठीक है, बहुत सारे चीज़ हैं, जैसे फ्रेज है, क्लाउज है, वो सब ठीक है, वो बात की वो सब आ जाता है, फिर बाद में जुड़ जाता है, सफिक्स प्रीफिक्स ये सब आता है। लेकिन जो बेसिक चीज़ जो है, अगर आप बेसिक अगर समझना चाहें तो क्या समझे आपने, आपको अभी जो बेसिक आपको समझना है, जैसे ABCDEFGHI, है ना, ABCD, ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल, एप्पल से बना एक सेंटेंस, एप्पल इज अ फ्रूट, है ना, तो क्या है सेंटेंस, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। तो यहाँ पे सेंटेंस का मतलब बना रहा है तो एक सेंटेंस है। अब एक से अल्फ़ाबेट है, अल्फ़ाबेट से बन गया आपका, ये एक साउंड है, अल्फ़ाबेट क्या है, दिस इज साउंड, दिस इज साउंड। इस साउंड से जो है एक वर्ड बना, एप्पल, APPLE, एप्पल। ये भी ग्रुप ऑफ अल्फ़ाबेट से, है ना, एक मतलब निकाल रहा है, तो ये वर्ड बन गया। एक वर्ड से जो है सेंटेंस बन गया। ये सेंटेंस आपस में क्या है, आपस में इसका रिलेशन क्या है, ये समझने के लिए हमको पार्ट्स ऑफ स्पीच समझना पड़ता है ना। तो इस तरीके से हम इंग्लिश को जो है शुरुआती, जब इंग्लिश का शुरुआत करेंगे तो ऐसा ही करेंगे। और हम लोग फिर अगले क्लास में जो है जो और इसके बारे में चर्चा करेंगे। और आपको और क्या जानना है, चूँकि मेरा चैनल जो है बिल्कुल नया चैनल है, आपको क्या जानना है, आपको कौन सा क्यूरी है, आपको कौन से टॉपिक पे जानना है, आप कमेंट में जो है अगर आप लिख के बताइएगा तो मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा और मैं उसके बारे में मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। मैं तो स्टेप बाय स्टेप में ऐसे बढ़ाते ही आऊँगा, है ना। तो इससे ज़्यादा मैं आपको अभी कुछ कह नहीं सकता, है ना। मिलते हैं फिर हमारे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड नाइट।